हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 20 मई 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखते हैं। पहला समाचार है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। क्यों इनके बारे में चल रहे हैं? क्योंकि इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था कल, और आज जो समाचार आ रहा है जो अल जजीरा और इस तरह के न्यूज़ चैनल से, उसमें ये बात पता चल रही है कि उसमें शायद जीवित न बचा हो कोई, क्योंकि इस तरह के दुर्घटना होने के बाद संभवतः लोग जीवित नहीं बचते हैं। तो इनके बारे में समझेंगे कि ये क्या, इनके बारे में चूँकि जानना है, क्योंकि द हिंदू ने भी इसी बात लिखी है, द वीक ने इसमें, यानी जो प्रमुख समाचार पत्र या चैनल हैं उन सब ने इनके बारे में वही बात लिखी है, एक ही बात सब जगह। ठीक है, तो आइए ज़रा इनको हम समझेंगे इसमें। दूसरा है HPV टीकाकरण, होम्योपैलियो ह्यूमन पैमलियो वायरस टीकाकरण का एक अध्ययन आया है ब्रिटेन में, जिसमें ये कहा गया है कि अगर इसका टीकाकरण कर दिया जाए तो इससे होने वाले जो सर्वाइकल कैंसर हैं उसमें 90 से 95% राहत मिलती है, और ख़ास तौर से जो समाज का वंचित तबका है उसका भी राहत होती है। इसलिए कहा गया है कि वंचित समूहों में भी सर्वाइवल कैंसर को रोकने में ये मददगार होता है। सर्वाइवल कैंसर में गर्भाशय या उससे गर्भगृह से जुड़ा हुआ कैंसर होता है। ये महिलाओं के लिए सबसे, मतलब कह सकते हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है तीसरे नंबर पे, भारत में ये कैंसर में दूसरे मामले पर है। ठीक है, और तीसरा है अमेरिका ने चीन से पंचेन लामा के वेयर अबाउट या उनके बारे में वो क्या है, कहाँ है, उनके बारे में कहने के लिए जो है अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा है, और फिर इस पे आधारित 5 प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। ये है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, और जो जैसे समाचार आ रही है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनके पूर्वी ईरानी प्रांत जो अजरबैजान से सटा हुआ है वहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर ये थे, उसमें वहाँ के ईरान के विदेश मंत्री थे, उस प्रांत के गवर्नर थे और इनके बॉडीगार्ड्स। ये हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और जो रिपोर्ट आ रही है उसमें से किसी के भी नहीं जीवित होने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा अल जजीरा जैसे समाचार पत्रों न्यूज़ चैनल्स का कहना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर 19 मई को सुबह सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और राइसी के पूर्व अजरबैजान प्रांत, ईरान के पूर्व अजरबैजान प्रांत में यात्रा कर रहे थे, और इनके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमरुद्दुल्लाहियान और कई अधिकारी इनके साथ थे। यह अजरबैजान के राष्ट्रपति भी इनके साथ थे, लेकिन वह दूसरे हेलीकॉप्टर में थे। वहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर जा रही थी, तो एक में ये ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और वहाँ के ईरान के प्रांत के गवर्नर थे, और दूसरे में वहाँ के अजरबैजान के राष्ट्रपति थे, और दोनों लोग गए थे एक बांध का, ये तीसरा बांध एक बना रहे थे जो अजरबैजान और ईरान के साथ एक नदी है अरास नदी पे, उसके उद्घाटन के लिए गए हुए थे। ठीक है, ये चलो इतना हो गया। हम ज़रा सा इनके बारे में देखते हैं कि कौन है ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। देखिए, इब्राहिम राइसी को जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला खुमैनी, उनका शिष्य माना जाता है। काफ़ी कट्टरपंथी माना जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी माना जाता है, और ये संभावना थी कि आयतुल्ला खुमैनी चूँकि अब एक अवस्था 85 साल हो गए हैं, उनके बाद उनकी कमान जो है, उनकी पद यही ग्रहण करेंगे राइसी। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, इनके बारे में हम अगर थोड़ा देखें तो ये राष्ट्रपति बनने के पहले ईरान के न्यायपालिका के भी प्रमुख थे, न्यायपालिका में भी थे, और ये 2017 में ईरान के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे, जो उस समय के वो भी मौलवी ही थे, लेकिन उदारवादी मौलवी थे हसन रूहानी, इनसे ये हार गए थे, हसन रूहानी से ये हार गए थे। और हसन रूहानी वो थे जिन्होंने 2015 में अमेरिका के साथ मिलकर जो है तेहरान में न्यूक्लियर समझौता हुआ था। तो वो न्यूक्लियर समझौता हसन रूहानी थे, क्योंकि वो थोड़े उदारवादी व्यक्ति थे, उनके वो भी थे मौलवी ही थे, लेकिन वो उदारवादी थे। और 17 में जब चुनाव हुआ था तो ये इस हसन रूहानी से हार गए थे। लेकिन फिर जब 21 का चुनाव हुआ, 2021 का चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में जितने भी लोग भाग ले सकते थे उन सबको किसी न किसी चीज़ों में फंसा के चुनाव के लिए रोक दिया गया था। जो इनको संभावित रूप से हरा सकते थे, बाकी बचे ये थे। और मतदान चूँकि इतना ज़्यादा उसमें देखा गया कि मतदान की जो मतदाता जो थे वह
टर्नआउट था वह ईरान के राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास में सबसे कम था। कई लोग तो वोट देने ही नहीं गए, लाखों लोग, और अन्य लोगों ने अपने मत पत्रों को रद्द कर दिया था। यानी अब तक के जो भी राष्ट्रपति थे उसमें सबसे कम हिस्सा मतदान इन्हीं के चुनाव में हुआ था 2021 में। ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। और रायसी जो है, अभी क्यों उनके बारे में जो थोड़ा और जाने हैं कि ये क्या है, ये कट्टरपंथिता इनका कैसे दिखता है, या कह सकते हो कि क्यों अयतुल्ला खुमैनी का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि ये उन्हीं की तरह कट्टरपंथिता इनके अंदर थी और कई सारे ऐसे कार्यों के लिए ये चर्चित थे जो इनका कह सकते हैं इन पर घृणित अपराध है। जैसे ईरान में जो न्यूक्लियर ग्रेड है यूरेनियम, हथियार ग्रेड यूरेनियम जो संवर्धन करने की बात चल रही है, उसमें भी ये प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। साथ ही में इजराइल पे जो अप्रैल में हमला हुआ था, ईरान ने अपने दमिश्क दूतावास के जवाब में जो हमला किया था, जिसमें 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे, उसमें भी उसके भी ये समर्थक रहे हैं। हालांकि वो रिवोल्यूशनरी गार्ड क्राफ्स के कारण की गया था, लेकिन फिर भी इनका उसको समर्थन है। और साथ ही में ईरान में एक चल रहा था आंदोलन, उसमें एक कार्यकर्ता थी 2002 में, महसा अमीनी, जिन्होंने पर्दा या बुर्का न पहनने के कारण कहा था, उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें भी ये ईरान की सुरक्षा सेवाओं जो कर रहे थे, सिक्योरिटीज लॉ, उसका ये समर्थक रहे हैं। और उस विरोध प्रदर्शन में लोग चल रहा था कि महीनों तक चलने में कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और 22,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो ये ईरान में इस तरह की चीज़ों से जुड़े थे, और ये जो जुड़े थे ये तो कुछ नहीं है, ये इससे भी बड़े एक काम से जाने जाते हैं, जिनको लेकर अमेरिका ने 2019 से ही इन पे जो है प्रतिबंध लगा रखा है। वह है 1988 का ईरान इराक युद्ध के बाद 1988 की सामूहिक फांसी की कार्रवाई, या जिसे मृत्यु आयोग कहते हैं। आपको पता होगा थोड़ा, अगर पहले जानते होंगे, अगर देख रहे होंगे, जब मैंने ईरान वाले मुद्दे को पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहे तो जान लीजिए। 1979 में ईरान पे इस्लामिक रिवोल्यूशन होता है, आयतुल्ला खुमैनी और गार्जियंस काउंसिल सत्ता पे आती है। इसके बाद इराक और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और ये युद्ध लंबा चलता है। 1988 में आयतुल्ला खुमैनी और यूएनओ के दबाव में जो है शांति समझौता होता है इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ। और उसके बाद इराक जो वहाँ पे जो कह सकते हो कि सुन्नी विद्रोही हैं, जिनको कहा गया मुजाहिदीन ए खल्क, उसको इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने हथियार आदि मुहैया कराई और वो लोगों ने ईरान पे हमला किया। हालांकि ईरान ने उस हमले को रोक दिया और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए थे। और जब गिरफ्तार किए गए थे तो उन पर सामूहिक रूप से एक मुकदमा चलाया गया था और उनसे कहा गया था कि आप अपनी पहचान बताओ, मतलब आप तो मैं कह रहा हूं कि अपनी पहचान बताओ। जिन लोगों ने अपनी पहचान मुजाहिदीन के रूप में की, चाहे वो बालिग थे चाहे नाबालिग थे, उन सबको फांसी दे दी गई थी। और जिन्होंने पहचान नहीं बनाई थी उनको भी ये काम दे दिया गया था कि आप जाओ, जो ईरानियन फोर्सेस के मामले में ज़्यादातर विरोधी सेना जो लैंड माइन्स बिछा देती है, जिससे बहुत खतरा रहता है, उसको साफ करो। यानी एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक तरह से मौत की ही सज़ा थी। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और अन्य संस्थाओं ने बताया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य संस्थाओं ने बताया था कि 1990 की रिपोर्ट में कि मुजाहिदीन का जवाब देने वाले मौत घाट उतार दिया गया और इसमें कम से कम 5,000 लोगों को फांसी दी गई थी। और उसके इतने सामूहिक रूप से फांसी देने के मामले को लेते हुए उस आयोग को मृत्यु आयोग कहा था। और जो इब्राहिम राइसी प्रेसिडेंट हैं, ये भी उसी मृत्यु आयोग से जुड़े हुए थे। अमूमन देखिए, जब किसी की व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और मृत्यु की संभावनाएं देखी जाती है तो उसके बारे में ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती है, लेकिन चूंकि अब न्यूज़पेपर में जो उनके बारे में था वो मैंने उनको आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, एक पॉजिटिव न्यूज़ देखते हैं कि HPV टीकाकरण से वंचित समूहों में सर्वाइवल कैंसर रुकता है। सर्वाइवल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर होता है और ये मतलब कह सकते हो कि दुनिया भर में कैंसर के प्रमुख कारणों में है। भारत में अगर देखा जाए तो कैंसर के मतलब होने वाली मौतों में दूसरा स्थान रखता है। इसमें महिलाएं ही प्रभावित होती हैं और ये ऐसा कैंसर है जो इसको रोका जा सकता है। वो रोका कैसे? HPV जो वायरस होता है उसका वैक्सीनेशन करके रोका जा सकता है। इसी को लेकर ब्रिटेन में एक स्टडी की गई है, यूनाइटेड किंगडम में कैंसर रिसर्च द्वारा वित्त पोषित थी ये,
और इस अध्ययन के अनुसार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV नाम दिया जाता है, इसके टीकाकरण से सभी सामाजिक आर्थिक स्पेक्ट्रम में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कटौती हो रही है और अधिकांश कटौती के मामले अधिक वंचित समूह में देखा गया है। ये निष्कर्ष का एक करके संक्षिप्त में कहें कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जब टीकाकरण किया गया है, जिसे ब्रिटेन ने 2008 से ही शुरू कर रखा है, उसमें टीकाकरण किया गया, तो उसका रिसर्च में ये देखा गया कि जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो वंचित समूह हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इस सर्वाइकल कैंसर के मामले में कमी देखी गई थी। ह्यूमन नाम थोड़ा सा अजीब है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV वायरस के बारे में बता दें। ये एक वायरस है जिसमें ये त्वचा से त्वचा के रूप में ट्रांसमिट होता है। 100 तरह के इनके वायरस आते हैं, जिसमें से 40 प्रकार के वायरस से कैंसर हो सकता है, जिसमें से सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, ऐसे बहुत सारे कैंसर होते हैं। जैसे त्वचा का मस्सा वस्सा जो निकलना, वो भी इसी वायरस का होता है, लेकिन उससे कोई कैंसर नहीं होता। लेकिन कुछ सर्वाइकल वाले मामले में कैंसर भी होता है, इसलिए इसके कम से कम 40, और उसमें भी भारत में देखा गया है कि 4 HPV वायरस ऐसे हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। तो ये अगर बालिकाओं को, यानी 8 साल से ऊपर की बालिकाएं या 8 साल और उसके 14-15 साल की बालिकाओं को, यानी स्कूल एज बच्चियों को अगर ये वैक्सीन लगा दिया जाता है, इसके बूस्टर डोज भी दे दिए जाते हैं, अगर एक डोज भी लगाया जाता है, WHO कहता है कि अगर एक डोज भी लगाया जा सकता है तो भी सर्वाइकल कैंसर के मामले को काफ़ी हद तक रोका जाता है। तो ये एक धारणा थी। अभी हम इसमें आगे देखेंगे कि भारत सरकार में इसी वित्त जो है बजट, जो अंतरिम बजट किया गया था, उसमें भी सरकार की योजना है कि इस दूसरी तिमाही से इसको, यानी हो सकता है जून जुलाई से इसमें शुरुआत कर दिया जाए, आने वाली सरकार इसको शुरू कर दे। तो इसमें ये देखा गया कि इस टीकाकरण का फ़ायदा होता है और अधिकांश, यानी ये जांच की गई कि कटौती तो होती ही है, साथ ही में जो ज़्यादा कटौती होती है वो उन लोगों को होती है जो ज़्यादा टारगेटेड ग्रुप हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से ज़्यादा पिछड़े हैं, उन्हीं को सर्वाइकल कैंसर होने का भी खतरा ज़्यादा देखा गया है, अन्य कह सकते हो साफ सफाई और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों के कारण। और यह उस मान्यता के विरुद्ध है जिसमें यह कहा गया था कि HPV वैक्सीन समाज पर असमान प्रभाव दिखाता है, क्योंकि ये वैक्सीन महंगा है। वैक्सीनेशन जो है, जैसे अभी जो सर्वावैक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट बना रही, वो भी मार्केट में 2000 रुपये की बिकती है, ठीक है। हालांकि सरकार जब लगाएगी तो वो उसको सस्ते दाम पे जाएगी, लेकिन 2000 रुपये, तो इसलिए इसको सभी लोग लगा पाना नहीं संभव है, ऐसा मान्यता था। लेकिन ये देखा गया कि अगर सार्वजनिक स्तर पर सरकार इंटरवेंशन करके इसका वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्तर पर चलाए तो इसका लाभ सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों में भी दिखाई देता है और सर्वाधिक दिखाई देता है। तो देखिए इसमें अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं। इसमें HPV वैक्सीन की प्रभावशीलता पर सबसे लंबे समय तक अनुवर्ती कार्रवाई करने के बाद लंदन की क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि इंग्लैंड में HPV टीकाकरण कार्यक्रम गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, या जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, कुछ सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद कर रहा है। और क्या कह रहा है, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। देखिए, आमतौर पर अधिक वंचित समूहों में सर्वाइकल कैंसर की अधिक घटनाएं देखी जाती है, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया, एक अध्ययन जिसमें 6,50,000 लोगों का अध्ययन शामिल किया था, छोटा मोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था, उसमें पाया गया कि सबसे कम वंचित समूहों में 60 मामले की तुलना में सबसे अधिक वंचित समूहों में 190 के मामलों को रोका गया था। यानी अगर ये नहीं लगाया जाता, यानी सबसे कम वंचित समूह, यानी इन्फ्लुएंट पीपल में 60 था, लोगों को रोका था, तो सबसे ज़्यादा वंचित समूहों में 190 मामले में इसने सर्वाइकल कैंसर को रोका था। और ये अध्ययन ये भी कह रहा था कि स्कूल आधारित टीकाकरण कार्यक्रम की भारी सफलता को भी दर्शाता है। इसमें दिखाता है कि अच्छी तरह से निष्पादित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप इंटरवेंशन और स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने में मदद कर सकते हैं, ये रिपोर्ट कहती है। क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, देखिए समाज में, जैसे मैंने एक बार आपको पढ़ाया था, कैंसर के ही मामले में एक रिपोर्ट आई थी टाटा इंस्टीट्यूट्स का, उसमें ये कहा गया था कि कैंसर के पीड़ित मरीजों में देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ समाज के पायदान पे देखा जाए तो निचली हैं। समाज में जिनकी हैसियत ज़्यादा होती है उनका स्वास्थ्य का भी ज़्यादा देखभाल किया जाता है। ऐसे में जो महिलाएं
शुरुआती चरण में अगर उनकी जांच हो जाए, इलाज हो जाए तो ठीक हो सकती हैं, खासतौर से जांच हो जाए तो ठीक हो सकती हैं, वह सामाजिक हैसियत के कारण उनका जांच काफ़ी बाद की अवस्था में होता है, जबकि उनको बचाया नहीं जा सकता है। और ये कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में लैंगिक विभेद की तरफ दिखाता है। और ये यही नहीं, ये समाज में, हर समाजों में ये इस तरह की स्थिति लगभग पाई जाती है कि समाज का जो तबका निचला होता है वो हर हेल्थ मतलब डेवलपमेंट के इंडिकेटर में वो लगभग पिछड़ा होता है। तो हेल्थ इंडिकेटर्स में कैसे वो बच सकता है, ये कहानी। हाँ, अगर सरकार इंटरवेंशन करें, सरकार इंटरवेंशन करे, हस्तक्षेप करे, तो ये चीज़ें पलटी जा सकती है। ये इस टीका कार्यक्रम में ये बताता है। और यही अनुभव, इसी तरह के अध्ययन के अनुभव हो या जो भी हो, संभवतः जो भारत सरकार इस तरह के सर्वाइवल कैंसर के लिए सार्वजनिक टीकाकरण चलाना जा रही है, उसमें मददगार हो सकती है, ये बात कह रही है। जैसे देखिए इसके रिपोर्ट में कैसे है कि 12 साल की अवधि में जब उसने जांच किया कि टीके के उन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं की दर लगभग 90% कम हो गई है, और कैंसर पूर्व की जो स्थितियां बनती है उसमें 95% की कमी देखी गई थी, जिन्हें इंग्लैंड में 12 से 13 साल की उम्र में ये HPV वैक्सीन लगाई गई थी। साथ ही में ये अध्ययन में पता चला कि 12-13 साल की अवस्था में, 12 से 13 साल की अवस्था में बच्चों की तुलना में अगर 8 वर्ष की आयु के बच्चों या बालिकाओं को ये टीका दिया जाए तो ये अधिक प्रभावी होता है। यानी कि 12-13 साल जो अभी दिया जा रहा है, अगर और कम एज पे दिया जाए तो ये और अधिक प्रभावी हो सकता है। ये भी इसमें निष्कर्ष में निकला था। और HPV टीकाकरण कार्यक्रम पहली बार 2008 में इंग्लैंड में चला था, और आज हम 2024 में इसको चलाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी भाई वो विकसित देश थे, वो पहले चलाए, हम आज चला रहे हैं। ठीक है, भारत में HPV टीकाकरण के लिए सार्वजनिक अभियान, ये जो देखा जाए कैसे पहली बार बात आई थी, तो ये बात आई है वित्त मंत्री ने इस फरवरी माह में जब अपना अंतरिम बजट भाषण दिया था, तो उनमें ये बात कही थी कि इस वर्ष से सरकार मतलब सर्वाइकल कैंसर को रोकने को लेकर बालिकाओं, यानी 9 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी। और जो सरकार इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, अनुमान है कि इस दूसरी छमाही से, यानी मंथ के ईयर के लास्ट से, यानी जून के पहली छमाही कब खत्म होती, मार्च अप्रैल मई, यानी जून से, और फिर इसके बाद वाले महीने से जून जुलाई अगस्त जो छमाही होती है, इसमें ये शुरू हो सकती है। और इसमें यह है कि 3 वर्षों में 3 चरण में चलेगा, और सभी पात्र लड़कियों को इसमें शामिल किया जाएगा, 3 वर्षों के लिए शामिल किया जाएगा। साथ ही जब कैचअप, यानी जो पहले के हैं उनको कर लिया जाएगा, इसके बाद वैक्सीन को 9 साल की उम्र में लड़कियों के लिए नियमित टीकाकरण वाले में डाल दिया जाएगा। पहले तेजी से चला के जो पहले छूट गई हैं 3 साल में, उनको पूरा किया जाएगा, फिर 9 साल से ये नियमित रूप से चलाने की योजना है सरकार की। और जो राष्ट्रीय टीकाकरण सलाहकार समूह है, NTAGI, जो टीकाकरण को सलाह देती है, उसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR को कहा है कि वो अध्ययन करे कि क्या HPV वैक्सीन की एक टीके से भी उसका दिया जा सकता है। वो ऐसा क्यों कह रही है? जैसे देखिए, अभी तक जो टीका कंपनियां हैं वो कहती हैं कि कम से कम 2 डोज ज़्यादा असरदार रहता है, लेकिन WHO ने एक देखा था विश्व स्तर पे, कि WHO ने देखा था कि अगर एक खुराक भी दिया जाए तो उससे भी आश्चर्यजनक रूप से भी लाभ मिलता है। यानी 2 खुराक हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक खुराक भी, WHO का 2020 में अध्ययन था, 2022 में आया था कि एक खुराक भी ये सर्वाइकल कैंसर से बचा सकता है HPV वैक्सीन की। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी बड़ी संख्या में हमें पूरा करना है, तो 2 डोज की जगह एक डोज देकर सबको कवर कर लिया जाए, फिर इसके बाद जो है 2 डोज और इस तरह की बातें, और फिर 9 साल के बच्चों को इसको शामिल करने की बात, बच्चियों को शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक है, और इसके लेकर 4 चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल टीका दिया जाएगा, ऐसा वैक्सीन जिसमें HPV के 4 सबसे आम कैंसर पैदा होने प्रकार 16, 18, 6 और 11, जैसे मैंने बताया ना कि HPV 100 प्रकार के होते हैं, उसमें से 40 प्रकार के HPV से कैंसर हो सकते हैं, जिसमें से ये भारत में ये 4 प्रकार के माने जाते हैं जो सर्वाइकल कैंसर के लिए मेन रूप से जिम्मेदार हैं। तो इनके लिए 4 तरह ऐसा टीका दिया जाएगा जो इन चारों तरह के वायरस को क्या कर सके, कंटेन कर सके, उनके खिलाफ इम्यून सिस्टम डेवलप कर सके। और देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर भारत में
भारत में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है और बड़े पैमाने पर रोकथाम के योग्य है। यानी ये ऐसा कैंसर है जिसे रोका जा सकता है। दूसरा सबसे ज्यादा कैंसर का केस है और इसे रोका जा सकता है कैसे? उसको वैक्सीनेशन करके। और इसके बावजूद इसके रोका जा सकता है, इसके बावजूद यह विश्व में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 1/4 हिस्सा भारत में होता है। क्यों? क्योंकि हम इसे वैक्सीनेशन के कारण अभी हमारे पास वैक्सीनेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो इसको रोक सके। इसलिए ज़रूरी क्या है कि हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए HPV वैक्सीनेशन का सार्वजनिक रूप से जो है उसका क्रियान्वयन किया जाए, यानी जो प्लान है उसको अपनाया जाए। देखिए सर्वावैक ये है कि सितंबर 2022 में, या आप कह सकते हो कि भारत सरकार के जो राज्य मंत्री हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी, उन्होंने इसको क्या किया है, सामने देश को सौंपा है। और यह भारत में स्वदेशी रूप से विकसित सर्वाइकल कैंसर का पहला टीका है। सर्वावैक नाम है इसका। सीरम इंस्टीट्यूट इसको कमर्शियली रूप से उत्पादन कर रहा है और इसी अब स्वदेशी रूप से इसी जो टीका है इसी को अपने जो सार्वजनिक टीकाकरण अभियान है HPV के, उसमें शामिल करने की बात चल रही है। अभी हमने थोड़ा सा देखा था ना कि WHO ने कहा था कि एक डोज भी काफ़ी हो सकती है। तो देखिए 2020 में इसने कहा था, WHO के अनुसार 3,82,000 मौतें दर्ज की गई है और प्रत्येक महिला या कहे प्रत्येक लड़की 900 से 14 साल के लड़की को अगर HPV वैक्सीन की एक डोज भी मिले तो WHO को कहना है कि इतनी संख्या में महिलाओं को मरने से रोका जा सकता है। और ये जो 3,50,000 महिलाएं हैं इसमें से 75,000 महिलाएं भारत की हैं, क्योंकि लगभग 1.5 लाख केस आते हैं, 1.5 लाख केस आते हैं, 1.5 लाख या 1,25,000 केस है और उसमें से 75,000 मौतें सर्वाइकल कैंसर से भारत में हो जाती है। तो ये एक समस्या है, इसको दूर करने के लिए एक रिपोर्ट आई है जिसने शायद लोगों को, इससे जुड़े हुए विशेषज्ञों को और सरकार को भी ये अपने काम को और तेज़ी से, जैसे आप कोई काम करने वाले होते हैं उसी तरह का कहीं सकारात्मक रिपोर्ट आता है तो आप और मजबूती से उसको लागू करने के प्रति क्या होते हैं, आपके ऊपर जो है मोटिवेशन होता है। ठीक है, अगला है अमेरिका ने चीन से पंचन लामा के बारे में खुलासा करने को कहा है। ये हैं देखिए 6 साल के ये छोटे से बच्चे, आज से 29 साल पहले इन्हें दलाई लामा ने 11वें पंचम लामा के रूप में नामित किया था। जब नामित किया उसके दूसरे दिन ही इनको चीन की सरकार ने इनके पूरे माता पिता सहित गिरफ्तार कर लिया और संभवतः 6 साल के उम्र में गिरफ्तार होने वाले ये पहले क्या कह सकते हैं व्यक्ति हैं। ये तब की फ़ोटो है, 25 अप्रैल को इनका 35वां जन्मदिन ये लोग तिब्बती धर्म लोग मना रहे थे, उसी दौरान का ये तस्वीर है। तो अभी देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि अमेरिका जो है तिब्बती आध्यात्मिक नेता कौन है ये, पंचन लामा कौन होते हैं अभी बताते हैं। ठीक है, कि लापता होने की 29वीं वर्षगांठ 17 मई को इनकी लापता हुए थे, 17 मई 1995, है ना, उससे 29 साल पहले ये लापता हुए थे। अमेरिका ने चीन से पंचन लामा के ठिकाने और उनकी भलाई वेयर अबाउट की तुरंत रिपोर्ट देने का आग्रह किया है। और पंचन लामा जो होते हैं, अभी इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बता दें, पंचन लामा तिब्बती बौद्ध धर्म में दूसरा प्रमुख स्थान रखते हैं दलाई लामा के बाद। दलाई लामा सर्वोच्च नेता होते हैं तिब्बती बौद्ध धर्म के, उसके बाद उनके द्वारा अपना एक पंचन लामा चुना जाता है और वो पंचन लामा अगले दलाई लामा को पहचान करते हैं। जैसे दलाई लामा पंचन लामा की पहचान करते हैं, वैसे पंचन लामा का काम होता है कि आने अगले दलाई लामा को ढूंढना, और जो दलाई लामा ढूंढे जाएंगे फिर वो अगले पंचन लामा, यानी ये ऐसे ही चलता रहता है कि पंचन लामा वो व्यक्ति होते हैं जो अगले दलाई लामा को क्या करते हैं, उनके बारे में कि उनका जो अगले दलाई लामा का पुनर्जन्म है वो कौन है, उसकी पहचान ये पंचन लामा कहते हैं। इतना महत्वपूर्ण है कि सही मायने में देखा जाए तो दलाई लामा कौन व्यक्ति होगा उसका चुनाव कौन करता है, पंचन लामा। इसी महत्व को देखते हुए चीन ने 29 साल पहले पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, जो उस समय 11वें दलाई लामा, जो वर्तमान दलाई लामा हैं, उन्होंने 11वें पंचन लामा की जैसे ही एक घोषणा की कि फला व्यक्ति 6 वर्षीय जो है नाम था इनका,
गोधुन गेधुन चोएकी नीमा, अभी जिनकी फोटो देखे थे, इनको जैसे ही पंचन लामा नामित किया गया उसके 2 दिन बाद 15 मई 1995 को नामित करते हैं दलाई लामा, वर्तमान दलाई लामा। और 17 मई 1995 को चीन ने इनके पूरे परिवार सहित गिरफ्तार कर लिया। क्या किया ये नहीं पता है, लेकिन आज तक उनके और उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई सूचना दुनिया को नहीं है। तो वही बात अमेरिका विदेश विभाग कह रहा है कि इनको जो है छोड़ा जाए। अमेरिका द्वारा यह बयान क्यों जारी किया गया? तो अभी जो फोटो दिखाए थे ना कि 25 अप्रैल को सब लोग जो कर रहे थे, तो निर्वासित तिब्बती सरकार की राजधानी है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का एक शहर है धर्मशाला, वहीं पर ये प्रदर्शन कर रहे थे तिब्बती लोग। और उन लोगों ने एक मांग की थी भारत सहित जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं कि वो चीन पे दबाव बनाएं कि जो पंचन लामा है कि उनके बारे में पता करें, क्योंकि 35वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी कि 29 साल हो गया उनके और उनके परिवार के बारे में कोई पता नहीं कि कहाँ हैं, जीवित हैं, नहीं हैं, किस हाल में हैं, उनके बारे में हमें बताएं, दबाव बनाएं। और उस क्यों कैसे हुआ था, जो हिरासत में लिया गया था 6 साल की उम्र में, उसको जांच करने के लिए क्या करें, एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग आयोग का भाई गठन किया जाए जिससे जांच हो सके कि 29 साल पहले वो कैसे लापता हुए थे। और यह मांग तब की गई थी जब उनकी 35वीं कह सकते हो जयंती मनाई गई थी। पंचन लामा कौन है? जैसे अभी बताया कि पंचन लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक हैं और स्वयं दलाई लामा के बाद दूसरे स्थान पे है। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम वह भूमिका है जो वह दलाई लामा के अगले अवतार को पहचानने में निभाते हैं। ये पंचन लामा ही पहचानेंगे कि अगला दलाई लामा कौन है। अब चीन ने इनको गिरफ्तार, एक तरह से कह सकते हो कि 1995 में अगले पंचन लामा के लिए सूची दी गई थी। उनमें से दलाई लामा ने 15 मई को घोषणा की, किसकी? जो अभी चीन ने जिनको कब्जा कर लिया था वही अगले पंचन लामा होंगे। और 15 को घोषणा करते हैं और 17 मई को चीन ने उनको उनके पूरे परिवार सहित अगवा कर लिया या गायब कर दिया। तो चीन द्वारा पंचन लामा का अपहरण क्यों किया गया? तो देखिए, अपहरण जैसे किया गया उसके 2 दिन बाद ही चीन के सरकार ने कहा कि नए पंचन लामा मिल गए हैं, वो ये हैं, अब इस अवस्था में है। क्योंकि वो छोटे बच्चे की ही तस्वीर है, वो 29 साल पहले की तस्वीर है, 6 साल के, अब तो 35 साल के हो गए होंगे, अगर होंगे तो उम्मीद करनी चाहिए होंगे। इनको चीन ने नया पंचन लामा बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि जो उनकी भूमिका है किनकी? पंचन लामा की। तिब्बती बौद्ध धर्म में राजनीतिक तिब्बत के धर्म का, शासन का, सब कुछ का प्रमुख दलाई लामा होते हैं। और दलाई लामा का अगला अवतार कौन होगा ये कौन बताएंगे? पंचन लामा। सही माने में तो वो जो 35 वर्षीय पंचन लामा है वो उनको बताना चाहिए कि अगले दलाई लामा कौन होंगे। जब ये दलाई लामा नहीं रहेंगे तो अगले दलाई लामा कौन होंगे वो पंचन लामा बताएंगे। लेकिन चीन ने दुनिया को दिखाने के लिए कहा है कि एक नए पंचन लामा को चुन लिया गया। और ये कौन है? इनका नाम है ग्यात्सेन नोरबू। और इनके बारे में तिब्बती लोग कहते हैं कि इनके माता पिता दोनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और ये खुद भी बीजिंग में पढ़े बड़े हैं। और साथ में 2015 में इन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें वही बात कही थी जो चीन की सरकार कहती है। इसका मतलब है कि चीन ये पंचन लामा के अपहरण के द्वारा और नए पंचन लामा के द्वारा चीन पर वैसे तो देखा जाए तो कब्जा कर चुकी है, और चीन तिब्बत पर वैसे तो देखा जाए तो कब्जा कर चुकी है, लेकिन अभी भी धार्मिक और कह सकते हैं लोगों ने उसको एक्सेप्टेंस नहीं स्वीकार किया है, क्योंकि तिब्बती लोगों की आध्यात्मिक और सत्ता जो है अभी भी दलाई लामा भारत के धर्मशाला में है। संभवतः इसीलिए दलाई लामा ने राजनीतिक सत्ता को अपने से अलग कर दिया था, इसीलिए कि चीन ये काम कर सकता है कि वो आगे अपने पंचन लामा से एक नया दलाई लामा चुन ले और उसके आधार पर कहे कि ये चीन के वास्तविक अधिकारी ये है, तिब्बत के वास्तविक अधिकारी ये है, और फिर उसके बाद तिब्बत का एकीकरण कर ले। तो यही है, मेन यही है कि जब दलाई लामा का खोजने का समय आएगा तो चीन ने जो ये प्रतिस्थापित व्यक्ति चुना है जिसे लोग पंचन जूमा बोलते हैं, पंचन लामा नहीं पंचन जूमा,
यानी झूठा पंचेन, ठीक है। तिब्बती लोग बोलते हैं पंचेनजुमा, ठीक है। और ये काम क्या करेंगे, ये करेंगे कि अगला जो दलाई लामा है उसको चुनने में चीन समर्थक, या कह सकते हैं चीन के पिट्ठू नए दलाई लामा को चुनने में चीन चाहता है कि ये इनकी मदद करेंगे। सोचिए 29 साल पहले ही चीन ने ये प्लान कर लिया था कि उसको अगला दलाई लामा चुनना है, इसीलिए उसने जो नया दलाई लामा चुना गया उनके पूरे परिवार सहित गायब करके अपने एक व्यक्ति को दलाई लामा चुन लिया था, ठीक है। देखो चीन कितनी दूर का सोचता है, क्या दूर का सोचता है, ठीक है। चलिए आइए प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि चर्चा में रहे ईरान के 1988 के तथाकथित मृत्यु आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी इस तथाकथित मृत्यु आयोग में शामिल थे। अनुमान के अनुसार इसके द्वारा कम से कम 5000 लोगों को फांसी दी गई थी, ठीक है। इनसे आधारित 4 प्रश्न हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वावैक की घोषणा कब की गई थी? मार्च 2021 में, सितंबर 2022 में, जुलाई 2023 में, सितंबर 2023 में, ठीक है। तीसरा प्रश्न है भारत में एचपीवी टीकाकरण के लिए सार्वजनिक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट वक्तव्य में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करने की घोषणा की थी। सर्वाइकल कैंसर भारत में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है और बड़े पैमाने पर रोकथाम के योग्य है। ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर देखना है कि कौन सही है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है हाल ही में अमेरिका ने चीन से पंचेन लामा गेधुन चोइकी नीमा के बारे में खुलासा करने को कहा है। गेधुन चोइकी नीमा कौन से पंचेन लामा है, यानी उनका क्या क्रम है? 17वें पंचेन लामा, 16वें पंचेन लामा, 14वें पंचेन लामा और 11वें पंचेन लामा। अगला जो है अगला और लास्ट प्रश्न है चीन द्वारा पंचेन लामा के अपहरण और प्रतिस्थापन के कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्रवाई चीन द्वारा तिब्बत को कब्जा करने, उसके धर्म को नियंत्रित करने और दलाई लामा के प्रभाव को तोड़ने के प्रयासों का एक हिस्सा है। एक बड़ा जो प्रयास है उसका एक हिस्सा है। दूसरा है इस कार्रवाई के बाद चीन अपने कठपुतली पंचेन लामा का उपयोग करके अपनी पसंद का अगला दलाई लामा चुन सकता है। ये 2 स्टेटमेंट हैं, इन दोनों से आपको चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रश्न को सॉल्व करिएगा और बाकी अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ और भी सुझाव हो तो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, नमस्कार, धन्यवाद।